प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हो और अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपका अपना आबिर भैया शुरुआत करता हूँ आज की एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 6 का हिंदी में जो चैप्टर है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, इसको अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। मैं उम्मीद पूरी कर रहा हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अपनी किताब कॉपी के साथ होंगे। और कोशिश कीजिएगा कि चैप्टर को बीच में जब मैं पढ़ा रहा हूँ कोई एक टॉपिक डन हो जाए तो आप वीडियो को पॉज करिए और अपनी कॉपी में नोट्स लिख लीजिए ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उम्मीद कर रहा हूँ आप स्वस्थ हैं, बढ़िया बात है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं इस अध्याय में हमें पढ़ना क्या है। तो इस अध्याय के अंदर है ना, भोजन के महत्व, इसके घटक और एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए तरीकों के बारे में गहराई से जानकारी देंगे या फिर गहराई से समझेंगे। मतलब कि हम किस प्रकार का भोजन खाते हैं, किस प्रकार का खाना चाहिए, किस प्रकार का नहीं खाना चाहिए, खाने से क्या होता है, नहीं खाने से क्या नहीं होता है, और जीवन शैली को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारे को क्या आवश्यक है, उन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये आ जाता है कि हम खाते क्या हैं। आप लोग भी अलग अलग प्रकार के डिशेस खाते होंगे, आपकी फेवरेट डिश कुछ होगी, मेरी भी कुछ और होगी, अलग अलग प्रकार के भोजन खा रहे होते हैं। ठीक है, आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आहार जो है, भोजन जो है, हमारे रेगुलर लाइफ के लिए एक अनिवार्य घटक, मतलब कि नीडेड चीजें हैं। और हमारा शरीर जीवित रहने के लिए भोजन पर निर्भर करता है। हमारा जो पूरा का पूरा शरीर है ना, जीवित रहने के लिए भोजन के ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि उपनिषदे सूचक अनेन जतानि जीवन्ति, ये संस्कृत की किताब के अंदर एक लाइन थी जिसका नाम है अनेन जातानि जीवन्ति, जिसका मतलब हो जाता है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। भोजन ही है जो हमारे को जीवन दे रहा होता है। में बताया गया है हम प्रतिदिन एक ही प्रकार का खाना नहीं खाते। समय और पसंद के अनुसार हमारे आहार में विविधताएं होती रहती हैं। बिल्कुल सही बात है। लाइक कल मैंने कुछ खाया होगा, अभी मैंने कुछ खाया होगा, मैं घूमने कहीं और चला जाऊंगा, वहाँ कुछ खाऊंगा, मैं यहाँ कुछ खाऊंगा। तो हर एक जगह पे समय के साथ, पसंद के अनुसार अलग अलग प्रकार के भोजन हम खाते हैं, उसके अंदर विविधताएं आती जाती रहती हैं। ठीक, तो विभिन्न क्षेत्रों के आधार अगर आप देखें तो भारत जो है ना हमारा एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान मतलब क्या, हमारे यहाँ पे मोस्टली पर्सन जो है खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं, जहाँ विविध प्रकार की जलवायु और मृदा पाई जाती हैं, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की जलवायु और मृदा पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की खेती बाड़ी भी होती है। इस विविधता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। किसी भी राज्य का पारंपरिक आहार वहाँ उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। किसी भी राज्य का जो पारंपरिक आहार होता है ना, उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर निर्भर होता है। आहारीय प्रवृत्ति स्थानीय खेती, स्वाद, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार बदलती रहती हैं। हमारा जो खाने का जो प्रवृत्ति है, फिर जो हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, वो वहाँ पे किस प्रकार की खेती हो रही है, कैसा स्वाद है, कैसी संस्कृति और कैसी परंपराएं हैं, इसके अनुसार चेंज होती रहती है। उदाहरण के लिए पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया जाता है, जबकि कर्नाटक में इडली और डोसा पारंपरिक आहार है। और अगर आप किसी और राज्य से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके यहाँ का क्या है पारंपरिक आहार, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ खाद्य पदार्थ पूरे देश में खाए जाते हैं, जबकि कुछ केवल किसी विशेष राज्य तक ही सीमित होते हैं। कई सारी ऐसी चीजें जो पूरे देश भर में खाई जाती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं लाइक सांबर वगैरह है, वो देश भर में मिल जाएगी, लेकिन मोस्टली और उसको देखा जाए तो कहाँ खाएंगे, साउथ इंडियन से खाएंगे ना, इडली डोसा सांबर। बाकी हमारे इधर तो बहुत कम ही, नॉर्थ साइड में तो बहुत कम ही खाया जाता है। समय के साथ भोजन पकाने की पद्धति में भी परिवर्तन आए हैं। कैसे कैसे परिवर्तन आए अगर मैं आपको बताऊं तो पहले के लोग जो थे पारंपरिक चूल्हों पर खाना बनाया करते थे और सिलबट्टे से मसाले पीसते थे। आपकी मम्मी वगैरह को पूछिए, गांव वगैरह आप जाते होंगे तो आपने देखा भी होगा कि वहां पर है ना चूल्हे पे खाना बनता है और सिलबट्टे वगैरह के ऊपर मसाले पीसे जाते हैं। लेकिन आजकल आधुनिक गैस चूल्हों और इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडरों का उपयोग किया जाता है। ये बदलाव तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधनों के कारण हुए हैं। ये जितने प्रकार के विकास आप देख रहे हैं ना, ये सारे विकास क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं? तो ये बेहतर परिवर्तन की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से, बेहतर कम्युनिकेशन साधन की वजह से हो पाए हैं, जिसकी वजह से आज के समय में काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। जैसे कि पहले के समय में चूल्हे पे खाना बनाया करते थे, लेकिन आज के समय में वही गैस स्टोव वगैरह आ गए। पहले सिलबट्टे पे मसाले पीसे जाते थे, आज के टाइम पे बिजली के ग्राइंडर वगैरह आ गए जिसके ऊपर मसाले पीसे जाते हैं। ठीक है,
तो भोजन के घटक क्या क्या होते हैं, भोजन के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो लंबे समय तक खाना ना खाने से हम थकान और ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं। हमारे भोजन के अंदर कुछ विशेष घटक होते हैं जो शरीर को ऊर्जा देने का काम, वृद्धि का काम और बीमारी से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। हमारे भोजन के अंदर मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? अगर हम पोषक तत्व के बारे में आपको बताऊं तो उसके अंदर आपके पास सबसे पहले आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है वसा, फिर प्रोटीन, विटामिन और लास्ट में आ जाता है आपके पास खनिज लवण, इसको इंग्लिश में मिनरल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप कार्बोहाइड्रेट के विषय में आपको बताऊंगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ऊर्जा प्रादीय भोजन होता है, मतलब इससे आपको ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा देने वाले भोजन आप इसको कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत भी कहा जाता है। अगर हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा सबसे पहले किसी चीज से अगर प्राप्त हो सकती है तो कार्बोहाइड्रेट से। ग्लूकोज जो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है जो कि हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। यदि यही कारण है कि धावक इसे पीते हैं और यही कारण है कि जितने भी रनर वगैरह होते हैं वो ग्लूकोज ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं क्योंकि इससे तुरंत एनर्जी मिल जाती है। सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। इसके प्रमुख स्रोत की अगर आप बात करें तो गेहूं, चावल, मक्का, आलू, शकरकंद, केला, आम, अनानास और गन्ना ऐसी चीजें जो हैं इनसे ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? प्राथमिक स्रोत बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। धावक इसको क्यों पीते हैं? क्योंकि प्राथमिक सोर्स है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और तुरंत ऊर्जा देता है, इसके लिए इसको पीते हैं। और कहाँ से प्राप्त होता है उसके 2-3 एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। ठीक, फिर आ जाता है आपके पास वसा। वसा क्या होता है? तो वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं कि शरीर में ऊर्जा एक संग्रहित स्रोत मतलब इकट्ठा हो जाता है इसके अंदर ऊर्जा जाकर के। ठीक है, ध्रुवीय भालू जो होते हैं सब्जियों में बिना खाए जीवित रह सकते हैं। आपने देखा होगा तो पोलर बियर जो होते हैं, जो ध्रुवों में रहने वाले भालू होते हैं, वो काफी लंबे समय तक बिना खाए जीवित रह सकते हैं। उसके लिए अपनी त्वचा के नीचे वो जमा वसा का उपयोग करते हैं। उनके शरीर के अंदर वसा स्टोर होता है, उसका वो उपयोग करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों को ऊर्जा प्राप्ति भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया और वसा हो गया, इन दोनों से कहीं ना कहीं ऊर्जा प्राप्त होती है। पादप स्रोत की अगर आप बात करें तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो पादप के अंदर ही आपको मूंगफली, अखरोट, बादाम, सोयाबीन, कद्दू, सूरजमुखी, सरसों के बीज और तेल वगैरह से प्राप्त होता है। वहीं दूसरी तरफ जंतु स्रोत के अंदर घी, मक्खन, दूध और दही से हमारे को ये प्राप्त होता है। ये हो जाता है वसा के बारे में। वसा कहा जाता है आपके पास प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो आपने पढ़ा दोनों को दोनों आपको ऊर्जा देने वाले थे, ठीक है। लेकिन प्रोटीन जो होता है उसको शरीर वर्धन भोजन बोला जाता है, वर्धक भोजन। इससे आपके शरीर के अंदर वृद्धि होती है। वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। पूछ लिया जाता है वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए कौन सा घटक उपयोगी है? तो प्रोटीन वो घटक होता है जो वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक है। शरीर के अंदर मांसपेशियों के निर्माण के लिए इसकी अधिक आवश्यकता होती है। मसल्स को बनाने के लिए, मांसपेशियों को बनाने के लिए इसकी काफी ज्यादा जरूरत होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर भोजन कहा जाता है। और ये भी पादप से प्राप्त होता है। जंतु से, पादप से अगर आप देखें तो दाल हो गया, फली हो गई, मटर हो गई, मेवे, सोयाबीन और खाद्य मशरूम वगैरह से ये प्राप्त की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जंतु स्रोत अगर आप देखें तो दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस से ये आपको प्रोटीन अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकता है। ठीक है, प्रोटीन से आप आगे बढ़ते हैं तो प्रोटीन का कहा जाता है विटामिन और खनिज। विटामिन और खनिज, तो विटामिन और खनिज के विषय में आपको बताऊं तो विटामिन और खनिज जो हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाते हैं। विटामिन और खनिज जो होते हैं हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। विटामिन और खनिज दोनों के दोनों हमारे को बीमारी से बचाते हैं, इसलिए इनको सुरक्षात्मक बोला जाता है। आपने 3 प्रकार के पढ़ लिए। सबसे पहले आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट और वसा, जिसको आपने बोला ऊर्जा देने वाले। फिर आपने पढ़ा प्रोटीन, जिसको आपने बोला शरीर वृद्धि। और लास्ट में आपने पढ़ा विटामिन और खनिज, जिसको आपने सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा है। इनकी आवश्यकता शरीर को अल्प मात्रा में होती है। इनकी ज्यादा मात्रा में नहीं है, हमारे को इनकी मात्रा कम भी रहेगी तो भी हमारा काम हो जाएगा। कुछ विटामिन अत्यधिक ताप पर पकने से या कटी हुई सब्जियों को धोने से नष्ट हो सकते हैं। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं कि अगर ज्यादा मात्रा में उसको टेम्परेचर देते, ज्यादा मात्रा में चूल्हे पे आंच रखिए तो उसके विटामिन खत्म हो सकते हैं, या फिर कटे हुए सब्जी को धोने से भी खत्म हो जाते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन सी वगैरह, ठीक है। और सभी पोषक तत्व पौधों और जंतु से नहीं मिलते। सारे के सारे पोषक तत्व हमारे को पौधों और जंतु से ही प्राप्त नहीं होंगे। नमक, समुद्र और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होता है। ठीक,
फिर दे रखा है आपको प्रमुख विटामिन, खनिज और उसके अभाव जन्य रोग। प्रमुख विटामिन और उनसे होने वाले अभाव जन्य रोग के बारे में पढ़ना है। तो विटामिन ए की कमी से आपको आंख और त्वचा स्वस्थ रखता है। और ये पपीता, गाजर, आम, दूध कमी से रतौंधी नाम की बीमारी होती है जिसके अंदर रात में कम दिखाई देने लग जाता है। फिर आता है विटामिन B1, इससे आपका हृदय स्वस्थ रहता है। और ये फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज कमी से रोग बेरी बेरी होता है जिसमें सूजन होती है, झंझनाहट होती है और सांस लेने में परेशानी होती है। ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है विटामिन सी के विषय में। विटामिन सी के बारे में अगर हम पढ़े तो विटामिन सी जो होता है ये भी हमारे को रोगों से बचाते हैं। ये खट्टे फल से मिलते हैं और इसकी कमी से है ना स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लग जाता है, घाव वगैरह भरने में समय लगने लग जाता है। फिर आता है विटामिन डी, ये कैल्शियम के अवशोषण के सहायक होते हैं। स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, दूध होता है, मछली होता है और इसकी कमी से लोगों को रिकेट्स हो सकते हैं। इसके अंदर हड्डियों, अस्थियों का मुड़ जाना, अस्थियां हड्डियों को बोला जाता है, अस्थियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, वो मुड़ जाती हैं। ठीक है, इसको विटामिन डी की कमी से होता है। ये 4 विटामिन के बारे में थे। अब थोड़े से खनिज लेवल के बारे में आपको बताया जाएगा। लाइक सबसे पहले आपको कैल्शियम के बारे में बताया गया। कैल्शियम की कमी से अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है और ये दूध, दही वगैरह से मिलता है। इसकी कमी से दुर्बल अस्थियां या फिर दंतशय, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं या फिर आपके दंतशय यानी कि दांत का सड़ना गलना शुरू हो जाता है। फिर आता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, गोटर जिसको बोलते हैं, इसके अंदर गर्दन में सूजन आ जाती है और ये हमारे को आयोडीन युक्त नमक से प्राप्त हो जाता है। फिर आयरन की बात करें, आयरन जो होता है ये रक्त के लिए महत्वपूर्ण घटक होता है। हरे पत्ते वाले साग, चुकंदर, अनार से पूरा होता है आयरन की कमी। और इसकी कमी से है ना रोग होता है कौन सा, अनीमिया या फिर रक्त अल्पता, जिससे कि आपका शरीर दुर्बल सा हो जाता है। ये 3 आपने खनिज के बारे में पढ़ लिया, इनके विषय में आप याद रख लीजिएगा, इनसे ये बीमारियां होती हैं। और उसके बाद आपके पास आ जाता है आहारीय रेशे, जिसको रुक्षांश या फिर जल के रूप में हम जानते हैं। तो आहारीय रेशे क्या होते हैं, तो आहारीय रेशे के बारे में अगर आपको बताऊं तो आहारीय रेशे जो होते हैं ना ये हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व नहीं होते हैं, क्योंकि पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, लेकिन ये आहार का एक आवश्यक घटक भी है। क्यों आवश्यक घटक है, क्योंकि ये अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में और मल को सुचारू निकास में मदद करता है। और इसके मुख्य स्रोत जो होते हैं ताजे फल, हरे पत्तेदार साग, साबुत अनाज और दालें होती हैं। रुक्षांश जो होता है हमारे शरीर को किसी प्रकार का कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं कर रहा होता, बस हमारे शरीर के अंदर से जितना भी मल वगैरह होता है उसको सुचारू रूप से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ठीक इसी प्रकार जल की विषय में अगर आप पढ़ते हैं तो जल होता है भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। जल जो होता है हमारे शरीर के अंदर जितने पोषक तत्व हैं उसको अवशोषित करने में मदद कर रहा है। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। पसीने के माध्यम से या फिर मूत्र यानी पेशाब वगैरह के माध्यम से आपके शरीर से जितना भी तरल होता है, लिक्विड वेस्ट होता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसीलिए आहारीय रेशे, रुक्षांश और जल भी आपके भोजन के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आ जाता है कि हमने पढ़ा कि भोजन के अंदर कितनी सारी चीजें पाई जाती हैं। मेनली हमारे पास 3 चीजों के बारे में जांच पता करनी होगी, कार्बोहाइड्रेट के विषय में, वसा के बारे में, प्रोटीन के बारे में, कि आपके खाने में वो चीजें प्रेजेंट हैं या फिर नहीं है। तो उनके जांच आप कैसे करेंगे, उनका परीक्षण आप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टार्च का जांच आपसे पूछा जाता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट का जांच भी बोला जाता है, इसको हिंदी में मंड बोला जाता है। इसका परीक्षण इसके लिए क्या करना है, खाने के पदार्थ के ऊपर थोड़े से मात्रा में आयोडीन विलयन की, आयोडीन सॉल्यूशन के 2 या 3 बूंदों को ऐड कर देनी है। यदि नीला रंग काला हो जाता है तो इसमें मंड उपस्थित है, क्योंकि आयोडीन का सॉल्यूशन जो होता है ना नीले रंग का होता है, उसको डालने को तो काला रंग का हो जाता है अपने खाने का चीज, तो आप कह सकते हैं उसके अंदर मंड मौजूद है। अगर वो नीला नहीं होता है तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर मंड मौजूद नहीं है। ठीक इसी प्रकार वसा का परीक्षण आता है। वसा का परीक्षण, खाद्य पदार्थ को एक कागज में लपेट कर दबाएं। यदि कागज पर एक तेलीय धब्बा बन जाता है जो प्रकाश के सामने धुंधला दिखाई देता है तो उसमें वसा मौजूद है। क्या करना है, आपको खाने की चीज लेनी है, उसको कागज में रख कर कागज को दबाना है। दबाने के बाद आप कागज को खोलने के बाद अगर आप उसको प्रकाश में लेकर जाते हैं, आपको उसके अंदर तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे इसके अंदर वसा मौजूद होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप समोसे वगैरह लेके आते हो, फिर मम्मी आपको पराठे देती होगी, तो पराठे आप स्कूल में लेके जाते हैं ना, अब कागज जब आप खोलते हो तो कागज पर तेल के धब्बे होते हैं। हाँ, हालांकि एल्यूमिनियम फॉइल में देखने को नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं दुकान वगैरह से समोसे जो लाते हैं वो कागज में देते हैं, तो कागज पे तेल के धब्बे होते हैं। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर वसा मौजूद होता है। फिर आता है प्रोटीन का परीक्षण।
प्रोटीन की जांच कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले खाने की चीज को पेस्ट बना लेना है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डालनी है। क्या बताया मैंने? खाने का पेस्ट बना लीजिए, उसके अंदर कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डालिए और फिर 10 बूंदे कॉस्टिक सोडा की डालिए। 10 बूंदे कॉस्टिक सोडा की डालिए। यदि उसका रंग बैंगनी हो जाता है, वॉयलेट रंग का हो जाता है, तो आप बोलेंगे कि उसके अंदर प्रोटीन उपस्थित होता है। और ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है कि एक खाने के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट सिर्फ प्रोटीन ही हो, क्योंकि ऐसे ही खाद्य पदार्थ कई पोषक तत्व भी हो सकते हैं। एक ही खाद्य पदार्थ के अंदर अलग अलग पोषक तत्व पाए जा सकते हैं, जैसे कि मूंगफली में वसा भी होता है और प्रोटीन भी पाया जाता है। मूंगफली के अंदर दोनों चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास दे रखा है संतुलित आहार और जंक फूड। संतुलित आहार किसे बोलते हैं? तो वह आहार जिसमें शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, वृक्षांश और जल सही मात्रा में उपलब्ध हो। एक ऐसे आहार को बोला जाता है संतुलित आहार जिसके अंदर शरीर की वृद्धि के लिए और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, वृक्षांश और जल भी सही मात्रा में उपलब्ध हो, फिर संतुलित आहार कहलाता है। सारी चीजें सही मात्रा में उपलब्ध है तो उसी को आप संतुलित आहार बोलेंगे। पोषक तत्वों की आवश्यकता व्यक्ति की आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। लाइक छोटे बच्चे के पोषक तत्व अलग अलग होंगे, ज्यादा मात्रा में उसको प्रोटीन चाहिए क्योंकि उसके शरीर में वृद्धि है, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति है वो कार्यरत है तो उसको कार्बोहाइड्रेट और वसा ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी चाहिए, उसको ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति से व्यक्ति जो आपका संतुलित आहार है ये चेंज होता रहता है। फिर जंक फूड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जंक फूड आलू के चिप्स, टॉफी और कार्बोनेटेड पेय जैसे खाद्य पदार्थों में वसा और शर्करा यानी कैलोरी बहुत अधिक होती है, लेकिन प्रोटीन विटामिन रेशो बहुत कम होते हैं। इन्हीं को हम जंक फूड कहते हैं। इसके अंदर प्रोटीन विटामिन कम होते हैं, उल्टा शुगर और कैलोरीज ज्यादा होती है, जिसलिए इसको जंक फूड कहा जाता है। और इसके अधिक सेवन से मोटापा और अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। इस प्रकार का भोजन अधिक मात्रा में लेने से, सेवन करने से हमारे को मोटापा या फिर अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए इसको जंक फूड कहा जाता है और इसलिए इसको खाने से हम मना भी करते हैं। फिर आता है प्रबलीकरण। तो हमारे इंडिया की एक संस्था है जिसको फसाई बोला जाता है। इसका पूरा नाम जो होता है इंग्लिश में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, ये जो होता है आहार को पोषण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसमें कृत्रिम रूप से पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, जैसे आयोडीन युक्त नमक वगैरह। तो भारत में एफएसआई जो होता है खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। पूरे भारत के अंदर जितने भी खाने पीने के बड़े ब्रांड्स हैं, खाने की चीजें हैं, उन सभी के ऊपर एक लाइसेंस दिया जाता है, फसाई देता है। भारत की एक संस्था है तो देखते हैं कि इसके अंदर सही मात्रा में पोषक तत्व हैं या फिर नहीं है, लेकिन व्यक्ति को इसको खाने से कोई समस्या तो ज्यादा नहीं होगी ना, वो चीजें नियंत्रित करने का काम करता है। फिर आपके पास टॉपिक आता है मिलेट या फिर मोटा अनाज का। मिलेट या फिर मोटा अनाज क्या होता है? तो ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनाजों को मिलेट या फिर कद्दन कहा जाता है। ये भारत की देशज फसलें हैं जो अलग अलग जलवायु में आसानी से उग जाती हैं। ये भारत देश के अंदर उगाई जाने वाली फसलें हैं जो कि अलग अलग जलवायु में काफी आसानी से उग जाती हैं। इन्हें पोषक या फिर अनाज भी कहा जाता है क्योंकि ये विटामिन, खनिज और आहारीय रेशों से के बेहतरीन स्रोत होते हैं। इसके अंदर विटामिन, खनिज और आहारीय रेशे काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं को आप मिलेट या फिर मोटा अनाज कहते हैं। खाद्य मिल क्या होता है? खेत से हमारी थाली तक की दूरी जो होती है ना, उसको आप खाद्य मिल कहते हैं। किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए तय की गई कुल दूरी को ही खाद्य मिल कहा जाता है। स्थानीय रूप में उगाया गया भोजन खाने से खाद्य मिल कम होता है। अगर आप अपने आस पड़ोस का उगाया हुआ भोजन खाने लग जाए तो खाद्य बिल कम हो जाएगा, क्योंकि जहाँ होगा वहीं के लोग खाएंगे, आपके पास होगा वो आप खाइएगा, तो ये खाद्य बिल कम हो जाएगा। और इससे कम होने से परिवहन की लागत, प्रदूषण भी कम होता है, स्थानीय किसानों को लाभ होता है और हमें अधिक ताज़ा भोजन भी मिलता है। किसानों की कड़ी मेहनत का सम्मान करते हुए हमें अपनी थालियों में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सके, ताकि भोजन की बर्बादी न हो। तो ऐसा कई बार देखा गया शादी ब्याह पार्टी वगैरह में लोग प्लेट को भर लेते हैं, उसके बाद उतना खाते थोड़ा है, बाकी फेंक देते हैं। तो इस चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि किसानों की काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद फसल तैयार होता है। उनकी मेहनत का सम्मान करते हुए हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना कि हम खा सके, और भोजन को बर्बाद होने से हमें रोकना चाहिए, फिर बचना चाहिए। ठीक है, तो लगभग ये था आपका पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, फिर किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर चाहिए, आपके यूनिट स्टार्ट हो गए हैं तो वो बता दीजिए। आपके लिए लाइव क्लास की व्यवस्था करा दी जाएगी, जैसा आप बोलेंगे उस प्रकार से आपके
पूरी कोशिश की जाएगी करने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर कोई कमी लगी हो किसी चीज़ की और इम्प्रूवमेंट हो इसके अंदर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली वीडियो के अंदर कोशिश की जाएगी उन कमियों को दूर करने की। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नई वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।